हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज वाला चैप्टर लेकर आए हैं आज। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। इस टॉपिक की शुरुआत हमने पिछली कक्षा से कर दी थी और उसका जो शेष भाग है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो उसी कड़ी से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि अंतरिक्ष में मानव की रुचि के प्रमुख विषय कौन से हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शुक्र ग्रह, ये हमारी रुचि के प्रमुख विषय है। यहाँ पे लिखे हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन्हीं को लेकर यानी ये जो विषय है वो क्यों है हमारी रुचि के, इसके बारे में हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे। पृथ्वी जो है वो हमारी रुचि का विषय इसलिए है क्योंकि इसके चारों ओर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं इनकी कक्षाओं में, और ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए बाह्य वायुमंडल की जानकारियाँ हमें अवेलेबल करवाते हैं। और इसके साथ ही पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर संचार की व्यवस्था करने का कार्य करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का जो और कार्य वो है संचार की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त किसी भूभाग पे जो फसल बोई गई है उसका आकलन करना, इसके अतिरिक्त पानी की मात्रा को बताना। और इसका आजकल सैन्य महत्व भी इसलिए हो गया है क्योंकि किसी भी उपग्रह को नष्ट इससे किया जा सकता है। किसी देश के कृत्रिम उपग्रहों को नष्ट किया जा सकता है इनके मदद से। इसके अतिरिक्त सीमा पे चौकसी और जासूसी का कार्य इससे किया जा सकता है। तो इसके अनेक लाभ हैं और इसीलिए पृथ्वी सब्जेक्ट जो है उसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में ये उपग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था चंद्रमा। अगला जो विषय है वो है चंद्रमा। तो हमारी अंतरिक्ष में दूसरा जो पिंड है चंद्रमा, उस पर रुचि का रीज़न है कि चांद की सतह पर स्वचालित वाहन और मानव को उतारने में हमने सफलता प्राप्त की है। भले ही वो किसी भी देश के वैज्ञानिक करें, इसके लिए यही माना जाएगा, हम यही सब यूज़ करेंगे कि हम, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में नहीं है। भारत के संदर्भ में जो टॉपिक होगा वो अपना नेक्स्ट होगा। अभी हम ऑल ओवर मानवता की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व समुदाय की बात कर रहे हैं। तो इसमें भले ही अमेरिका हो या फिर रूस हो या फिर कोई अन्य देश हो, इसलिए यहाँ पे जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो है हम। तो चांद की सतह पर स्वचालित वाहन और मानव को उतारने में सफलता प्राप्त की है। और पृथ्वी बाह्य पर्यटन को प्रोत्साहित करना, हम हमारे रुचि का जो विषय चंद्रमा वो क्यों है क्योंकि पृथ्वी बाह्य पर्यटन को इससे प्रोत्साहित करने के लिए चांद पे जाने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि पृथ्वी के बाहर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोग चांद पे घूम के आ सके। जैसे शिमला, नैनीताल, मंसूरी घूम के आते हैं ना, उसी तरह से चांद पे भी घूम के आ सके। और इसके अतिरिक्त चांद पे हीलियम-3 का खनन, हीलियम-3 खनिज पदार्थ है और उसका खनन कहाँ पे किया जा सकता है? चंद्रमा पे, और चांद से फिर उसको पृथ्वी पे लाया जा सकता है। तो ये टारगेट है। हम चंद्रमा के बारे में रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम चंद्रमा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमारा कुछ हित छुपा हुआ है, कुछ बेनिफिट छिपा हुआ है और इसके अतिरिक्त हमारी जानने की इच्छा या जिज्ञासा भी होती है। तो हीलियम-3 का खनन करना चाहते हैं हम और गहरे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए स्टेशन की भांति इसको हम उपयोग में लेना चाहते हैं। यहाँ से देखिए, गहरे अंतरिक्ष की यात्रा है तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? आगे। अंतरिक्ष बहुत असीमित है, अंतरिक्ष ऐसा कहा जाता है। तो अंतरिक्ष की, गहरे अंतरिक्ष की यात्रा का मतलब तो हमारे सौरमंडल को क्रॉस करके हम बाहर जाना चाहते हैं। तो इतना फ्यूल डाल के हम चल नहीं सकते यहाँ से। तो कुछ ऐसा बीच में हमारे पास कोई स्टेशन अगर हो तो वहाँ से हम फ्यूल भरवा के आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो चंद्रमा को स्टेशन बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, इसीलिए हम चंद्रमा के बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता होगा चंद्रयान फर्स्ट हमारा मिशन जो था 2008 में इसको भेजा गया था, चंद्रयान को फर्स्ट को, और चंद्रयान सेकंड को भी भेजा गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट ने सफलता अर्जित की थी, चांद पे पानी की खोज कर ली थी, परंतु अफसोस चंद्रयान सेकंड जो है वो हमारा पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरी तरह से वो फेल हो गया, वो कुछ कार्य कर रहा है परंतु जिस टारगेट से उसको भेजा गया था वो पूरा अचीव नहीं हुआ। तो आगे और इसके लिए कोशिश जारी रहेगी और चंद्रयान थर्ड ऐसा उम्मीद करते हैं कि ज़रूर सफल होगा। चंद्रयान फर्स्ट जो है उसकी बड़ी सफलता ये थी कि इसने चांद पे पानी की खोज की थी। और फिर यहाँ पे अपना जो तीसरा विषय है रुचि का वो है मंगल। ये अपना पड़ोसी ग्रह है और आपको बता देते हैं कि 2014 में मंगल पर मंगलयान भेजने में हमने सफलता अर्जित की थी। मंगल पर मंगलयान भेजने में प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इसके लिए इसको पुरस्कृत भी किया गया था 2014 में। अंतरिक्ष से संबंधित जो पुरस्कार मिलते हैं उसमें सबसे जो सर्वप्रथम या सर्वोत्कृष्ट जो पुरस्कार होता है उससे भारत को दिया गया था। और स्वचालित यंत्र उतार कर मंगल पर
और उसकी सतह का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य रहता है। मंगल पर सूक्ष्म जीव का पता लगाना भी हमारा उद्देश्य रहता है और इसीलिए हम मंगल के बारे में रिसर्च अनुसंधान लगातार कर रहे हैं। और अपनी रुचि के जो अन्य विषय हैं उसमें सूर्य और क्षुद्र ग्रह भी है। तो यहाँ पे देखिए मार्स वन क्या है। मार्स वन एक निजी संगठन का नाम है। किसका नाम है? एक निजी संगठन है ये, और मंगल पर बसने हेतु लोगों की एक तरफा यात्रा की तैयारी कर रहा है ये। मंगल पे लोगों को बसाने के लिए वहाँ पे अभी सूक्ष्म जीव है कि नहीं है वो चीज़ हमें पता नहीं है। विकसित सभ्यता तो नहीं हो सकती वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अनुकूल माहौल है जिसकी वजह से कुछ वर्षों बाद वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है इसी चीज़ को लेकर। और एक निजी संगठन है मार्स वन जिसने मंगल पर बसने के लिए लोगों की एक तरफा यात्रा की तैयारी कर रखी है। 2030 तक ये मिशन है इनका कि लोगों को यात्रा करवाना शुरू कर दे, परंतु आर्थिक कारणों से ये कार्य रुकता हुआ लग रहा है। और अन्य ग्रहों की जानकारी के लिए भी यान भेजे गए हैं। आपको बता देते हैं कि मंगल के बारे में हमने पढ़ा और चंद्रमा उपग्रह उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अन्य ग्रह कौन से रह गए? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह इनके ऊपर भी जीवन संभव है कि नहीं है, या उनकी सतह कैसी है, या वहाँ पे कौन सी खनिज मौजूद है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए यान उन ग्रहों पर भी भेजे गए हैं। अमेरिका का जुनो यान बृहस्पति ग्रह की जानकारी के लिए भेजा गया है और कासिनी यान शनि ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया है। और न्यू होरिजन यान जो है वो प्लूटो की जानकारी के लिए भेजा गया है। आपको पता होना चाहिए कि प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में था। टोटल 9 ग्रह थे पहले, परंतु प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसको अभी क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो की जानकारी के लिए भी न्यू होरिजन यान को भेजा गया है। और सभी का जो उद्देश्य है, सभी अलग अलग ग्रहों और उपग्रहों पे हमारे द्वारा यान भेजे जाने का जो मेन मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो है जीवन की खोज करना। किसी न किसी जगह पे जीवन जो है वो खोजा जा सकता है। इसी प्रयास में हम लगातार निरंतर अलग अलग ग्रहों पे और उपग्रहों पे यानों को भेज के पता लगा रहे हैं। और ग्रहों के अतिरिक्त गैलीलियो, फोबोस, टाइटन, यूरोपा आदि उपग्रहों का अध्ययन भी किया जा रहा है। ये क्या है? उपग्रह है। किसके? ग्रहों के। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। तो ये गैलीलियो, फोबोस, टाइटन, यूरोपा, ये सब क्या है? उपग्रह है। और इनका अध्ययन करने के लिए भी इन पे यान भेजा जा रहा है ताकि इनकी सतह का और जीवन की खोज भी यहाँ पे की जा सके। इसके अतिरिक्त देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से सूर्य का अध्ययन अंतरिक्ष यान भेजकर किया जा रहा है। हमारी रुचि का चूँकि सूर्य भी एक सब्जेक्ट है, विषय है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर और अंतरिक्ष यान भेजकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। और भारत भी इसके लिए प्रयासरत है, वो आदित्य यान भेजने की तैयारी कर रहा है। तो बताइए भारत जो है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस यान को भेजने की तैयारी कर रहा है? आदित्य यान को भेजने की तैयारी कर रहा है। फिर आते हैं क्षुद्र ग्रह पे। हमारी रुचि के विषयों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अब जो बच गया है अपना लास्ट वाला वो है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति जो हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, उनके बीच में लाखों की संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। यही छोटे पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है उन पे कीमती धातुएं और अन्य तत्व पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह का रिसर्च हम क्यों करेंगे? इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ की जो सतह है, वहाँ की जो अंदर का जो भाग है, उसमें कीमती धातुएं और अन्य तत्व पाए जाने की हमें जानकारी मिली है। तो एक्चुअल में वो कौन सी धातुएं हैं, हमारे लिए किस प्रकार से वो उपयोगी हो सकती है, हम उसको किस प्रकार से यहाँ ला सकते हैं, आर्थिक महत्व की होती है वो, इसलिए क्षुद्र ग्रह पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। कई क्षुद्र ग्रह दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमण करते हुए पृथ्वी से टकराने का खतरा पैदा करते हैं। दीर्घवृत्तीय पथ पे हमारे सौरमंडल के जो ग्रह है वो दीर्घवृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह भी दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमण यानी चक्कर लगा रहे हैं। तो इससे पृथ्वी के बहुत पास आ जाने का भय रहता है, और जब ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो इससे पृथ्वी से टकराने का खतरा भी बना रहता है। और ऐसे ही एक क्षुद्र ग्रह बेनु है जिसका नाम, उसके नमूने लेने के लिए अंतरिक्ष यान भेजा गया है जो 2023 में जो वापस लौटेगा। कहाँ पे? पृथ्वी पे। और किसको लेके आएगा? क्षुद्र ग्रह के सतह का नमूना लेके आएगा, ताकि हमें ये पता लगेगा कि उसकी सतह जो है वो कितनी चट्टानी है, और भविष्य में अगर वो टकरा गया तो अगर वो ज़्यादा चट्टानी है तो वो कितना हमें नुकसान पहुंचा सकेगा। इसके अतिरिक्त देखिए भारत जो है वो भी क्षुद्र ग्रह अध्ययन के लिए यान भेजने की तैयारी कर रहा है।
तो ये तो था प्रमुख अंतरिक्ष अभियान जो भी चलाए जा रहे हैं उसके बारे में। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंतरिक्ष में भारत की क्या स्थिति है। तो प्रारंभ जो है भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1948 यानी 1948 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। एक प्रयोगशाला वहाँ पे बनाई गई थी, इसका नाम है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। 1948 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई गई थी। इसी के साथ में भारत में अंतरिक्ष रिसर्च का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया था। और फिर 1962 में क्या किया हमने? 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। ये जो समिति है वो इंडिया गवर्नमेंट ने बनाई थी, भारत सरकार ने बनाई थी। और किसके नेतृत्व में बनाई थी ये देख लीजिए। ये बनाई थी विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई जो साइंटिस्ट हुए हमारे, उनके नेतृत्व में इस समिति को बनाया गया था। और समिति जो है उसने क्या किया? इस समिति ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा प्रक्षेपण स्टेशन, तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। और केरल में जगह है एक थुम्बा, और वहाँ पे थुम्बा प्रक्षेपण स्टेशन निर्मित किया। और ये स्टेशन निर्मित करने के पश्चात में ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए रॉकेट को प्रक्षेपित किया था, अंतरिक्ष यान को यहाँ पे भेजा गया था। और ये कार्य किसने किया था? 1962 में बनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने यह कार्य किया था। इसके बाद में ये जो समिति है जो 62 में बनी थी, 1962 में, इसी समिति का नाम जो है वो बदल दिया गया। और इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका नाम रख दिया गया, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और भारत ने पहला जो रॉकेट है वो रोहिणी 75 छोड़ा था। भारत ने अपना पहला रॉकेट जो है वो छोड़ा, उसका नाम क्या था? रोहिणी 75। और ये 75 mm व्यास का था, 75 मिलीमीटर व्यास का था ये मात्र। प्रारंभ में भारत के पास में रॉकेट प्रक्षेपण क्षमता अधिक नहीं थी, शक्तिशाली रॉकेटों को हम छोड़ पाने में सक्षम नहीं थे। तो हमने किसकी मदद ली? रूस की मदद ली। रूस में निर्मित रॉकेटों की मदद से हमने अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का कार्य किया, पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने का कार्य हमने शुरुआत में किया था। और रूस से समझौता करके और 1975 में हमने रूसी रॉकेट की मदद से आर्यभट्ट उपग्रह को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में वायु अंतरिक्ष की जानकारियाँ जुटाने के लिए भेजा था। और अपना ये जो मिशन था वो कामयाब रहा, और आर्यभट्ट की जो उड़ान थी वो सफल रही। और अंतरिक्ष में भारत इसी रिसर्च के साथ 11वें स्थान पे पहुंच गया, जो पहले कई पायदान नीचे था। लेकिन इस रिसर्च के कारण भारत जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में ऊपर स्तर पे आ गया। कुछ जो देश है अमेरिका, रूस वगैरह, उसके साथ में इनका स्थान जो है वो कितना हो गया? 11वां स्थान हो गया। तो इसके साथ में भारत अंतरिक्ष में भारत की जो उपलब्धियाँ हैं उसको हम कंटिन्यू कर। अंतरिक्ष में भारत वाला टॉपिक हम देख रहे थे, जिसमें भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह भारत ने भेजे थे। किसकी मदद से? रूस की मदद से भेजे थे, क्योंकि हमारे पास में रॉकेट प्रक्षेपण की क्षमता थी नहीं। तो रूस की मदद से 1981 में एप्पल उपग्रह भेजा था। भास्कर उपग्रह, भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह, भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड जो है वो रूस की मदद से भेजे थे। किसने? भारत ने। और क्यों मदद लेने की जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि हमारे पास रॉकेट प्रक्षेपण की क्षमता विकसित नहीं थी। और 1981 में एप्पल उपग्रह को भेजा गया था यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से, एरियन रॉकेट की मदद से। उस रॉकेट का नाम क्या था? एरियन। और एजेंसी कौन सी थी? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। कब भेजा गया था? 1981 में भेजा गया था। एप्पल उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था ये। और इस ऊंचाई पर जो उपग्रह था वो उपग्रह था एप्पल। और इसकी जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के इक्वल थी, बराबर थी। और जिससे यह भारत के साथ साथ चलकर जानकारियाँ भारत को भेजता था ये कंटिन्यू। और रॉकेट क्या चीज़ होती है? रॉकेट अंतरिक्ष यान को ऊपर ले जाने वाले वाहन के रूप में काम करता है। हम अपने अंतरिक्ष यानों को किसकी मदद से ऊपर पहुंचाएंगे? रॉकेट की मदद से। तो रॉकेट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान को ऊपर ले जाने वाले वाहन के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है। अतः इनकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छी क्षमता होगी तो ही हम उनको भेज पाएंगे, अदरवाइज नहीं भेज पाएंगे, जैसे कि हम पहले नहीं भेज पाते थे। और भारत अपने रॉकेट की क्षमता को बढ़ाने में सफल रहा। भारत ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण वाहन 3 के रूप में ऐसा रॉकेट तैयार किया जो हमारे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम था। SLV-3 की पहली उड़ान यद्यपि असफल रही थी, परंतु अपनी दूसरी उड़ान में रोहिणी नामक उपग्रह को उन्होंने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया था। और स्वयं के रॉकेट से अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता प्राप्त करके भारत विश्व में किस स्थान पे आ गया था? 6ठे स्थान पे आ गया था।